देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में ये पाठ 7 है, चल रहा है 18वीं शताब्दी का भारत। हम ये पढ़ा रहे हैं कि जो मुगलों के कभी अधीन नहीं थे, मुगलों से अलग थे, उसमें एक पढ़ा चुके हैं हम, बंगाल तो अधीन थे, अब इसमें है मराठे ही पढ़ा रहे हैं। इसमें मराठे क्या हैं? मुगलों से अधीन नहीं है। ये वैसे मराठा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, हाँ, मैसूर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये सारे के सारे क्या थे? मुगलों के अधीन नहीं थे। अब देखते हैं कि ये मराठा जो है, इसकी मध्यकाल में भौगोलिक स्थिति क्या थी। बात समझ रहे हैं? तो इधर पहले समझिए कि दिख रहा है इधर मध्यकाल में, मध्यकाल में ये कहाँ था? तो ये देखिए, जैसे ये इंडिया का मैप है, बात समझ रहे हैं? मध्यकाल में ये इंडिया का जैसे मान लीजिए मैप है, तो आप मध्यकालीन भारत में पढ़ोगे कि जो बहमनी साम्राज्य था, बात समझ रहे हैं? तो बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हो गया, तो विघटन के फलस्वरूप 5 छोटे छोटे राज्य बने: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर। यहाँ था बीजापुर, यहाँ था क्या चीज़? बीजापुर। ये वाला एरिया में था, सॉरी, यहाँ था गोलकुंडा, बीजापुर, और ये था अहमदनगर, और यहीं पे छोटे छोटे राज्य थे। ये बहमनी साम्राज्य का, हाँ समझिए, ये है गोलकुंडा, जी फॉर लिख दे रहे हैं गोलकुंडा, और ये है अहमदनगर, और ये है बीजापुर। समझ रहे हैं? ये बरार और बीदर। क्या बात हो रहा है? गलत बात है, बात नहीं कीजिए। हम इतना ही समझाए हैं कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद मध्यकाल में बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हो गया, वो पढ़िएगा मध्यकाल में, तो बहमनी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप जो राज्य बने, वो बने अहमदनगर। वीडियो में आ रहा है? नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं। बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हुआ, बहमनी साम्राज्य का विघटन के फलस्वरूप मध्यकाल में जो राज्य बने, अहमदनगर, कौन बने जी? बोलिए। अहमदनगर, ये गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। ये पूछ देता है कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप कौन कौन से राज्य बने। यानी कि मध्यकाल में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। यहाँ है आपका दिल्ली, समझ रहे हो? ये साम्राज्य बने। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो मराठे थे, मराठे जो भारत का कोंकण क्षेत्र है, ठीक? हाँ देखो, जैसे ये है ना मराठे, यहाँ फिगर एक अच्छा बना रहे हैं, थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। देखो, यहाँ है दिल्ली, बात समझ रहे हैं? यहाँ है आपका गोलकुंडा ना, यहाँ है अहमदनगर, ये वाला इलाका है क्या चीज़? बीजापुर। इसी में छोटे छोटे हैं 2, बरार और बीदर। समझ रहे हैं? तो जब इसका ये विघटन हो गया, तो ये वाले इस एरिया को, ये वाला एरिया को क्या कहा जाता है? ये जो कोंकण क्षेत्र, आज भी कोंकण रेलवे है, बात समझ रहे हैं? आज भी कोंकण रेलवे इधर है, आप देख लीजिएगा। तो इसको बोला जाता है कोंकण क्षेत्र।
कोंकण क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे कृषि कम हुआ करती है, बात समझ रहे हैं। जब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़िएगा ना भूगोल में तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये वाला क्षेत्र जो है क्या कहलाता था, कोंकण क्षेत्र, ये वाला बात समझ रहे हैं। इसी के अंतर्गत बीजापुर साम्राज्य था। इसी के अंदर क्या था, बीजापुर साम्राज्य था। ये अहमदनगर, ये है गोलकुंडा और ये बीजापुर। अब इस क्षेत्र में जो वहाँ के मूल निवासी थे, ठीक, उनको कहा जाता था मराठा। उनको क्या कहा जाता था, मराठा। और हाँ, जो वहाँ के निवासी थे, मध्यकाल में बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, ये सब विघटन के बाद बन गए। अब इस क्षेत्र में जो निवासी थे, कृषि उपयोगी क्षेत्र था नहीं, तो वो कहलाते थे मराठे। जो हाँ आज का बम्बई है ना और मद्रास है, वो वाला क्षेत्र जो निवासी थे। अब ये जो थे वो क्लासे था, मतलब उनका वर्ग था, जैसे वारियर क्षेत्र के थे। मतलब ये करते क्या थे कि जैसे हमारे यहाँ दो कम्युनिटी है जिसको वारियर कम्युनिटी कहा जाता है, लड़ाकू। एक यूपी बिहार साइड राजपूत, मतलब उस समय उन लोग का काम था मतलब लड़ने का काम, और इस क्षेत्र में मराठे, बात समझ रहे हैं। मतलब ये लड़ाई का काम करते थे। जैसे हर अपने जाति व्यवस्था में नहीं था कि पंडित का काम है शिक्षा देना, वैश्य का, शूद्र का, उसी तरह ये वारियर क्लास था। तो यहाँ के जो व्यक्ति थे वो अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर जीविकापार्जन के लिए जाकर सैन्य सेवाएं देते थे। मतलब सेना में भर्ती हो जाते थे, वहाँ से कमाते थे और आते थे। इनका मुख्य आय का स्रोत यही था, क्योंकि कृषि उतनी अच्छी थी नहीं। ये हम बात बता रहे हैं मध्यकाल की ना, कृषि उतनी अच्छी थी नहीं। क्लियर है गया? इतना बात दिमाग में बैठ गया कि नहीं? आगे बढ़ें। अब इसी घराने में, ठीक, एक लड़का पैदा हुआ जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करेगा, शिवाजी। बात समझ रहे हैं? ये शिवाजी, कौन? शिवाजी। किस घराने में? यही मराठा साम्राज्य वारियर क्षेत्र में। बात समझ रहे हैं? शिवाजी। ये शाहजी और जीजाबाई के पुत्र है। शाहजी और जीजाबाई के पुत्र, मतलब शाहजी पिता का नाम है और जीजाबाई माता का नाम है। ये बालक जन्म लिया कि 1627 ईस्वी में। किसके यहाँ? शाहजी पिताजी हैं ये, और जीजाबाई माता है। इनके यहाँ ये शिवाजी नाम का लड़का, अद्भुत लड़का पैदा हुआ, मतलब साहस और वीरता की मूर्तिमान। और इनके पिताजी क्या करते थे जी? ये नहीं, यही बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा राज्यों में जाकर सैन्य सेवाएं देते थे। बता तो रहे हैं कि सैन्य सेवाएं देते थे। क्लियर हो गया कि ये मराठा साम्राज्य जो था, कोंकण क्षेत्र के इलाके में भूमि उतनी उपजाऊ थी नहीं ना, तो ये जाकर सैन्य सेवाएं देते थे। और इन्हीं के यहाँ, शाहजी के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शिवाजी था 1627 ईस्वी में। ये बालक अपने आप में अदम्य साहस और वीरता का प्रतिमान था। अब थोड़ा इनके बारे में बैकग्राउंड में जान जाइए कि इनका जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? शिवमेर के दुर्ग में जन्म कहाँ हुआ? जन्म 1627 में
मेर के दुर्ग में। बात समझ रहे हैं? हाँ, अरे किला फोर्ट होता था, दुर्ग में हुआ। अब इनका एगो संरक्षक पूछा जाता है कि जब ये चले जाते थे ये अहमदनगर, गुलकुंडा और बीजापुर साइड सैन्य सेवाएं देने, तो इनका संरक्षण कौन करता था? शिवाजी का नाम बताइए। दादा कोंडदेव, सुने होंगे कि हाँ, दादा कोंडदेव, पूना किला में। बात समझ रहे हैं? जब इनके पिताजी चले जाते थे तो इनके संरक्षक कौन है, ये सब पूछता है। दादा कोंडदेव इनके संरक्षक हैं। बात समझ रहे हैं? अब इनके गुरु, शिवाजी के जो गुरु हुए, उनका क्या नाम था? रामदास। सब तो समझ ही रही हैं। गुरु कौन थे? गुरु रामदास। क्लियर है? इनके एगो मित्र हैं, क्या नाम है? परम मित्र, जिनके पर एक पिक्चर भी बना होगा, आप देखे होंगे, तानाजी। हाँ, मित्र तानाजी, देखे हैं पिक्चर? वो है, इन्हीं के मित्र पर वो बना हुआ है पिक्चर। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? बढ़े आगे जी। अब देखिए, समझिएगा बात को। ये जब इनके पिताजी जब जा रहे, ये सेवाएं देने जाते थे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, हाँ, शिवाजी को, कि मतलब पापा आप क्यों चले जाते हो, मतलब दूसरों के यहाँ सैन्य सेवाएं देने, अपना एक छोटा ही सही अपना एक साम्राज्य होना चाहिए। और ये बालक मतलब साहस का, मतलब गजब का साहस जो चीज़ होता है ना, क्या समझ रहे हैं? साहस, साहस और गुलामी को स्वीकार नहीं करने वाला ये अदम्भ बालक है शिवाजी। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये साहस क्या होता है। क्या होता है साहस? बताइए, किसी से नहीं डरने वाला जी। दो बात समझो। गुलामी, गुलामी क्या होता है? आप किसी के अधीन रहना, नहीं, ये गुलामी नहीं होता है। बात को समझो। गुलामी स्वीकार ना करना, और उसके लिए जैसे आप सुने होंगे भारत में वीरता जिसको कहा जाता है, वीरता और साहस का प्रतिबिंब। बात समझ रहे हैं? जिसको अगर वीरता और साहस को दिखाना हो साक्ष्य रूप में, तो शिवाजी को दिखाइए। जैसे नहीं अभी चर्चा चल रहा था कि सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से किसको दिखाया जाए, तो क्या आ रहा है? सिंगोल। काहे से कि ट्रांसफर होता है तो उसे आंख से दिखना चाहिए। उसी तरह वीरता, गुलामी नहीं स्वीकार करना, साहस का प्रतिबिंब मतलब प्रतीकात्मक रूप से दिखाना है, तो दिखाइए शिवाजी को। बात समझ रहे हैं? और उधर ई के कौन थे? ठीक है, राजस्थान के महाराणा प्रताप। बात समझ रहे हैं? ये लोग इसके मतलब प्रतीक हैं वीरता उरता के। तो पहले तो ये समझो कि साहस होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? पहले गुलामी समझो। गुलामी क्या होता है? देखो, आप बढ़िया से प्रैक्टिकल सोचो। गुलामी ये नहीं होता है जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो सरकार के अंदर गुलामी कर रहे हो। आप कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो क्या प्राइवेट वाले का गुलामी कर रहे हो? आप अपने पिताजी का बात मान रहे हो तो क्या गुलामी कर रहे हो? तो फिर गुलामी कहते किसे हैं? आप मान लीजिए टीचर में हो जाते हैं, बीपीएससी में हो जाते हैं, चाहे कहीं भी जॉब करते हैं, तो सरकार का अधीन काम नहीं कीजिएगा, तो क्या वो गुलामी है? तो फिर गुलामी है क्या? अरे आपका प्रोटोकॉल है, आप यहाँ स्टूडेंट है तो हमारा बात नहीं मानिएगा? हाँ, जैसे हाँ, आप उदाहरण देकर समझाओ ना हमको।
देखो हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आज के ज़माना में ना अगर सोचा जाए कम बुद्धि का आदमी तो कहता है लोग कि दूसरे के यहाँ जॉब करने का काहे कि दूसरे का गुलामी करोगे, अपना खेती कर लो, लोग कहता है। चाहे किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो काहे जॉब करोगे, 20 रुपया देगा, अपना बिजनेस रहे, ऐसे लोग आजकल कहता है। अपना ही सही कुछ तो हो, हम किसी का गुलामी नहीं करेंगे, किसी का अंडर में नहीं रहेंगे, टाइम से बुलाएगा तो टाइम से नहीं जाएंगे, तो सारी बातें ये गुलामी के अंतर्गत आती हैं। ये गुलामी नहीं है, वो प्रोटोकॉल है। अगर वो आपका काम पर है तो आपसे वो काम लेगा, और जो काम के अंतर्गत है वो आपको करना पड़ेगा। ये गुलामी नहीं है। रेलवे में भी जाएंगे तो गुलामी नहीं है वो, चाहे आप IAS PCS हो जाइए तो भी वो गुलामी नहीं है। गुलामी एक्चुअल में क्या होता है कि देखो, गुलामी से ऐसे समझो कि हम आपको काम दे रहे हैं, आप हमारे काम कर रहे हैं, आप उसके लिए मेहनताना दे रहे हैं आपको जो काम कर रहे हो। गुलामी तब हो जाती है ना कि आपके काम के अलावा हम आपको बिना मतलब का बोले, आपको एहसास दिलाएं कि हम आपका हेल्प कर रहे हैं, चाहे आपको दे रहे हैं तो आप हमारे अंडर में हैं। वो जो दुखदाई होता है ना, बहुत दर्द होता है। जैसे काम कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, जैसे वर्कर हैं प्राइवेट में तो काम का तो पैसा मिल रहा है, हम सब कुछ ठीक हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति बॉस है तो सिर्फ इसलिए हमको बोले कि वो बॉस है, बिना मतलब का बोले और बिना गलती का बोले, आपको बर्दाश्त करना पड़े। समझ रहे हैं? गाली गलौज सब करे, मतलब आदमी की गरिमा नष्ट कर दे, ये होता है गुलामी। नहीं तो इस तरह से सोचा गया तो कोई किसी का कोई अंडर में काम ही नहीं करेगा। वही किसी के अंडर में काम करने का मतलब कि वो आपकी गरिमा नष्ट कर दे व्यक्ति की। बात समझ रहे हैं? एक और उदाहरण से समझिए कि जैसे आप मान लीजिए घर में, आप मान लीजिए पिताजी हैं, ठीक, चाहे आपका ये पुत्र या पुत्री है, अगर आप उसका खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, चाहे उसका खर्चा उठा रहे हैं, तो क्या इसलिए बोलिएगा कि हम दे रहे हैं तो हम कुछ बोले तो सुनो, हम पर एहसान जताओ। इवन ये छोड़ दीजिए, पति पत्नी में भी सोच लीजिए कि अगर सास बहू में बिगड़ता है ना, तो ये इसीलिए बिगड़ता है कि तुम बहू हो तो बिना मतलब का हम तुमको खाना दे रहे हैं, हम तुमको रखे हुए हैं, तो बिना मतलब का सुनो, बिना गलती का सुनो। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को एम्पावरमेंट कीजिए, सुदृढ़ कीजिए कि वो ना सहे गुलामी, काम करे। आप गलती होगा, अगर बहू से गलती होगा तो सास डांटेगी, वो तो लाजमी है, तो डटबो ना करे, नहीं, उसका बनता है, गलती होता है तो डांटे, मगर बिना गलती का। आप खाना खा रहे हो तो खाने के लिए बोले कि आपको दिया गया है खाना करने के लिए कि तुम्हारे पिताजी आकर दे गए हैं, तुम्हारे ये देकर गए हैं, इस तरह की बातें हो। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी तरह से, तो वो गाली दे आपको कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं तो गाली दीजिए, वो उसको स्वीकार करना, आप स्वीकार कर पाओगे? चूंकि आपकी स्थिति खराब है तो स्वीकार करोगे। ये होता है गुलामी। दे भी, आपको हेल्प भी करे, और साथ में बिना मतलब का गाली गलौज मारपीट सब बर्दाश्त करना पड़े। यही करते थे अंग्रेज, काम कराते थे मगर आते थे तो उनसे डरिए, उनका एथी कीजिए, कोई इज्जत नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं। आज के क्या है, किसी फर्म में काम कर रहे हैं आप, काम कीजिए, वो आपके साथ ज़बरदस्ती ऐसे नहीं, आप पर हुक्म मारना पीटना, किसी को कुछ कर देना, किसी को उसके व्यक्तिगत गरिमा से खेलना, ये करना, ये होता है गुलामी। नहीं तो किसी के अंडर में काम करना गुलामी कहाँ तक नहीं है। इच्छा के विरुद्ध नहीं, हाँ, मतलब गरिमापूर्ण जीवन ना हो। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब ये चीज, किसी को आप कुछ दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मगर उसके एवज में मतलब आप इस तरह के शर्त रख रहे हो जिससे उसकी गरिमा नष्ट हो रही है, वो चीज को ना स्वीकार करना गुलामी को ना स्वीकार करना है। जिस तरह आप सोचिए कि महाराणा प्रताप घास खा लिए मगर वो नहीं स्वीकार किए क्योंकि शर्तें बहुत अपमानजनक थी, नहीं स्वीकार था। आज भी होता है, आप किसी को कुछ करो, एक मतलब समय पर आता है ना कि अब कुछ भी हो जाए, मतलब आत्मा को स्वीकार नहीं होता है। बात समझ रहे हैं?
आत्मा को स्वीकार्य नहीं होता है कि जिल्लत की ज़िंदगी जिए। अगर कोई आपको 2 पैसा दे रहा है या हेल्प कर रहा है तो उल्टा में बोले। आप एक नौबत पाइएगा कि इससे अच्छा मौत अच्छा है, जहर खा के मर जाए या नहीं तो लड़ के मर जाए। वो ऐसा स्थिति आ जाता है। आप लोग की थोड़ा सा भी महसूस हुआ है? करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, महसूस हुआ है किसी को गुलामी क्या होता है? आप भाग नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, और वो आपसे मेहनत भी कराए, काम भी करे, आपको उल्टा बोले भी, नहीं तो हेल्प भी कर रहे हैं और बोले भी। आप देखिएगा, सबसे अच्छा उदाहरण, अगर गार्जियन समझदार ना हो तो बेटा को दे रहा है खर्चा ना, वो लड़का पढ़ रहा है, उस पर से टॉर्चर करे ना कि ये कर रहे हैं तुम्हारे लिए, वो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसको एहसास दिला रहे हो कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। तो वो उसके एवज में तुम सुनो, हम जो बोल रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं। आज ज़्यादातर महिलाओं पे होता है, इसीलिए महिला उत्पीड़न की बात होती है। महिलाएं दब जाती हैं कि सास से, चाहे घर में, कि ऐसा है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, कमाएंगी कहाँ, इसीलिए कहा जाता है। मगर कुछ ऐसा आजकल बदल जा रहा है ना कि वही उत्पीड़न करने लग रही हैं जॉब में होने के बाद। जबकि ये गरिमापूर्ण होता है कि आप भी जॉब कर रहे हो, हम भी जॉब कर रहे हैं, सुख दुख में हेल्प कर रहे हैं, हम दोनों बराबर का दर्जा मिले, दोनों एक पटल पर रहे, ना आप हमको दबाइए ना हम आपको दबाएं। ये सहयोग की भावना होती है। मगर हम आपके घर में आए हैं, आप ब्याह करके आए हैं, इसलिए आप हमको दबाइए, कहाँ तक उचित है? अब चूंकि महिला के पास ऑप्शन नहीं है, आप लोग को एहसास हो जाएगा। हाँ देखो, अब समझो साहस। साहस क्या होता है ना, ये भी पैसा और पावर आप इस धरती पर ले लो, आ जाएगा, मगर साहस आदमी लेकर पैदा होता है। आपके पास अथाह पैसा है, अथाह पावर है, फिर भी हिम्मत नहीं होगा। जो इसको हिम्मत बोलते हैं, ये आदमी लेकर ही पैदा होता है। कुछ हद तक पैसा और पावर से आप साहसी हो सकते हैं, मगर जिसके अंदर होता है उसका गुण है वो। बात समझ रहे हैं? अगर साहस को समझना है तो इस तरह का है। अब क्या है कि साहस और दुस्साहस में धागे भर का अंतर है। जैसे गलत हो रहा है, ठीक, आपको समझना है ना, तो ऐसे समझिए कि सरकार गलत कर रही है, तो आप साहसी हैं तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए और संवैधानिक तरीका से उठाइए। ये ना कि अगर देखिए जैसे दिल्ली में है, उदाहरण ले लीजिए केजरीवाल को देखिए, साहसी देखिए, मतलब उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा व्यवस्था ठीक करना था ना, मतलब ये जो हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा था, रोकना था। तो उनके पास 2 उपाय था। पहला उपाय ये था कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है, सेना का गुट बनाए, अपने आदमी रखे, जाकर पीटे ना। दूसरा उपाय था कि शिक्षा व्यवस्था को तो जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है उसको पीटे, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका था कि नहीं, हम साहसी हैं, हम अपना पद छोड़ के अपना एक संवैधानिक तरीका से प्रोटेस्ट करके सीएम बन के इन लोग को सुधारा। तो वो जो काम होता ना, वो होता है दुस्साहस, ये होता है साहस। आज देखिए दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था सुनते होंगे, यही होता कि दुस्साहस होता तो बुद्धि भी कोई चीज़ ना होता है। अगर मारपीट करते, अगर शिक्षा व्यवस्था बदलना था, मारपीट करते, संवैधानिक मार कर जेल में डाल देता, सब सड़ते रहते, क्या कर लेते, क्या कर लेते? बात समझ रहे हैं? तो संवैधानिक तरीका से करके जीत के आकर और उसको सुधारना, इसको कहते हैं साहस। तो पहले ज़माने में, हाँ, पहले ज़माने में था कि वॉरियर था, मारे करना था। आज के ज़माना में ये चीज़ें बदल चुकी हैं कि आपको लड़ना साहस नहीं है। लड़ना नहीं, ये नहीं कि तलवार उठा लीजिए, आपको अन्याय बर्दाश्त नहीं है तो मेहनत कीजिए, योग्य बनिए, सक्षम बनिए और वहाँ जाइए संवैधानिक तरीका से, तब सुधारिए। ये नहीं कि जो गलत कर रहा है उसको पकड़ कर लगिए पीटने असंवैधानिक तरीका से। आज के परिवेश में कह रहे हैं, पहले का माहौल था कि आपको सेना तैयार करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मार काट करना पड़ेगा, तलवार चलाना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो? साहस समझ रहे हैं? वो था, तो वो उस परिवेश में ठीक है, आज के परिवेश में ये ठीक है। तो साहस और गुलामी समझे, इसके प्रतीक शिवाजी लड़का ये जन्म लिया, ठीक,
और ये अपने पिताजी को बोला कि ये अपने मतलब आपका हम लोग का अपना साम्राज्य होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो ये अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब बात फंस गई, मराठा क्या चाह रहे हैं? अपना साम्राज्य, थोड़ा समझना ठीक से है, अपना साम्राज्य चाह रहे हैं। अब जब ये थे क्या, औरंगजेब शासक था यहाँ पे, और उसके पहले अकबर ने बीजापुर को, अहमदनगर को, अकबर ने अहमदनगर को, किसको, नगर को 90% क्या कर लिया था, जीत लिया था। तो औरंगजेब का चाहत था कि ये बीजापुर और गोलकुंडा भी मुगल साम्राज्य के अधीन होना चाहिए। तो औरंगजेब क्या चाह रहा था? औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को चाह रहा था कि अपने अधीन हो जाए। बात समझ रहे हैं? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। इधर से मराठे अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, बीजापुर पड़ रहा है, तो यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष ये है मुगल। थोड़ा देखना, राजनीति समझना, ठीक है? थोड़ा देखना, राजनीति समझना। ये क्या चाह रहे हैं? मराठे अपना साम्राज्य चाह रहे हैं। शिवाजी लड़का एकदम साहसी है और गुलामी स्वीकार करने वाले हैं नहीं, बस स्वीकारे नहीं है, वो अपनी प्रकृति के खिलाफ कर ही नहीं सकता है। ये चाह रहे हैं कि हमारा इधर से हो, ये लगभग मुगल में है। तो अब औरंगजेब चाह रहा है कि ये बीजापुर और गोलकुंडा हमारे अनुसार होना चाहिए, हमारे अधीन होना चाहिए। अब ये हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय इसलिए समझो कि सब कोई दो दो से टू फ्रंट वार हो रहा है। देखो ठीक से, सब ये टू फ्रंट वार हो रहा है। टू फ्रंट वार समझ रहे हो? देखो आपको समझा रहे हैं। गोलकुंडा मुगल से भी लड़ रहा है और मराठों से भी लड़ रहा है, बीजापुर से भी लड़ रहा है। यहाँ मराठे हैं ना इधर से, और मुगल गोलकुंडा और बीजापुर और इधर से मराठे से भी लड़ रहे हैं। आइए मराठे गोलकुंडा और मुगल और बीजापुर से लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष देख रहे हैं। यहाँ पे मराठे हैं, समझिए, ये मराठे इधर से भी लड़ रहे हैं, मुगल से भी और इधर से भी। ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। बात समझ रहे हैं? अब इसी क्रम में, इसी त्रिपक्षीय क्रम में शिवाजी ने लगातार 4-5 गो अभियान किया। अब देखो ध्यान से, गोलकुंडा अपना स्वतंत्र है, ठीक। अब चाह रहा है ना, ये क्या बोलते हैं औरंगजेब की, ये बीजापुर और गोलकुंडा हमारे अधीन हो जाए। लगातार अभियान हो रहे हैं, ये तो हो चुका है अहमदनगर लगभग 90%। तो अब देखिए यहाँ से बात समझ में आ रहा है जी, दिमाग में बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं, पहले बताओ ना। तो अब यहाँ मराठे हैं, तो मराठे का मतलब शिवाजी का अभियान जो हुआ, अब ये अपना क्या चाहेंगे कि लगातार बीजापुर पर कब्जा करने का, अपना साम्राज्य विस्तार करना है, इनको अपना साम्राज्य चाहिए। तो आरंभिक अभ्यास में 1643 में, जन्म कब हुआ 27 में, शिवाजी वर्सेस बीजापुर। देखो शिवाजी वर्सेस बीजापुर, किधर से लड़ेंगे, ये ना बीजापुर है, तो शिवाजी वर्सेस बीजापुर होगा ना। इसमें क्या हुआ, शिवगढ़ का किला जीता, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला जीता शिवाजी ने। बात समझ रहे हैं? शिवगढ़ का किला जीता। 1646 में तोरण का किला जीता, तोरण का किला। हाई समझिए बात को, हाई डेट याद है कि पूछता है
कि कब कौन किला जीते। 1648 में पुरंदर का किला, 1648 में पुरंदर का किला, समझ रहे हैं बात को। और 1656 में जवाली का किला, 1656 में जवाली का किला। इस लगातार देख रहे हो अभियान 43, 46, 48, 56, मतलब शिवाजी नाम का शक्ति इधर विस्तार ले रही है। ठीक, ये मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जीते थे। ये चंद्र पूछता है राव मौर्य से जीते थे, मतलब छोटे छोटे किले थे, इनका अभियान हो रहा था। गुरिल्ला युद्ध में ये पारंगत थे, साहस और गुलामी स्वीकार था नहीं, लड़ने मरने वॉरियर क्लास थे ही। बात समझ रहे हैं। ये चीज होता चला गया। अब देखो बीजापुर इससे बहुत परेशान हो गया, मतलब इस घटना से है जो हुआ ना, बीजापुर के तो एकदम सर में दर्द हो गया। अब शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए बीजापुर ने एक चाल चला। अब देखो शिवाजी को नियंत्रित करने के, ये तो शिवाजी वर्सेस बीजापुर ना हो रहा है, हैं? तो 1659 में शिवाजी वर्सेस बीजापुर ने चाल चला कि ये व्यक्ति कौन है जो लगातार किला पर किला जीतता जा रहा है अपने साम्राज्य का, और छापामार युद्ध के कारण अब इतना परेशान हो गया। उस समय बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासक था और यूसुफ आदिल शाह शासक थे। बीजापुर में किस वंश का? आदिल शाही वंश था और शासक राजा कौन था? यूसुफ आदिल शाह। समझ में आ रहा है? बीजापुर वर्सेस ये सारे किले जीतते जा रहे हैं। इसके बाद ये हुआ कि अब इसमें देखिए, आप जो पढ़े हैं ना, ये अपने सबसे तेज तरार सेनापति और ताकतवर सेनापति अफजल खां को तैयार किया। वो अफजल खां जो था ना, देह हाथ से चौड़ा 6 फीट 7.5 फीट का था, देह हाथ से एकदम मजबूत, उनको वो तैयार किया अफजल खां को। और हाँ नहीं, बीजापुर अभी मराठे अभी नहीं, हाँ शिवाजी को मारने के लिए, ठीक, शिवाजी को मारने के लिए सबसे तेज तरार आदमी और सेनापति को तैयार किया। वो देह हाथ से बड़ा था, 6.5-7 फुट का था, मोटा तगड़ा था, और ऑर्डर दिया कि बाई हुक एंड बाई क्रुक किसी भी तरह शिवाजी डेड या जिंदा चाहिए। ये नाक में दम कर दिए हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसको तैयार किया गया किसको? अफजल खां को। आप यही पढ़िएगा आगे चल के, बाल गंगाधर तिलक इसके मृत्यु को सही ठहराएंगे, जो अंग्रेज के लिए, उनके लिए पहले बार जेल में जाएंगे। आगे हम बताएंगे। ये घटना इतिहास में गजब का है। इसी पर देखिएगा बहुत पिक्चर बना हुआ है। किसको तैयार किए? अफजल खां को। अफजल खां को कौन तैयार किया जी? ये कहाँ का था? बीजापुर के शासक यूसुफ खान। अब उस समय शिवाजी जब ये हुआ तो उस समय भी पूछता है कि प्रतापगढ़ के किले में रुके हुए थे। कहाँ रुके हुए थे? प्रतापगढ़ के किले में। ये घटना ध्यान रखिएगा, ये प्रतापगढ़ का किला में ये रुके हुए थे। ये अफजल खां कितना दिन वेट करते रह गया, बात समझ रहे हैं, मगर ये शिवाजी से मिल नहीं पाया, शिवाजी भेटा नहीं पाए, क्योंकि ये गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। अब यहाँ से जब ये हार गया, जब ये किया, तो ये अपना एक आदमी तैयार किया, ठीक, काफ़ी दिनों बाद दूत। उस दूत का नाम है कृष्णराव भास्कर। क्या किया ये? हाँ, कृष्णराव, नाम याद रखना, कृष्णराव भास्कर को। और ये दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा। कहाँ है?
प्रतापगढ़ के किला में और बात करने के लिए तैयार है। अब शिवाजी से बात हुआ तो शिवाजी बोले कि बात करने के लिए तैयार हैं, हमारा 2 शर्त है। ठीक, बात समझ रहे हैं? यहीं पे ये लिंक दे दिए थे कि बात करने के लिए तैयार हैं मगर धोखा नहीं होना चाहिए। शिवाजी बोले थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं अफजल खां से मगर धोखा नहीं होने चाहिए। कृष्णराव भास्कर को अंदेशा था और सब लोग जानता था ना, मनसा लोग भाप लेता है। वो बोले कि धोखा को हम कुछ कह नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? तब ये कहे कि ठीक है। अब यही समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। समझ रहे हो? समझदार का इशारा काफ़ी होता है। कहे कि धोखा का तो हम कह नहीं सकते मगर वो चलिए आप बैठकर बात कर लिया जाए। तो ये शर्त रखें 2 कि तय हम करेंगे। शर्त क्या रख दिए कि जगह हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे ना। शिवाजी ये ना गया है तो शिवाजी तय किए कि जगह हम तय करेंगे। और दूसरा शर्त रखा गया कि हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तो ये मान गए कृष्णराव भास्कर कि चलिए होता है। अब ये प्रतापगढ़ के किला में नहीं, प्रतापगढ़ से कुछ दूर एक तंबू में, जंगल में तंबू लगाया गया और उस तंबू में इन दोनों का भेंट हुआ, अफजल खां और शिवाजी। अब उसी वक्त आप देखते होंगे ये बाघ नख जो आता है, एक टोपी आता है, सुरक्षा के लिए टोपी पहन लिया जाता है, इसको कहा जाता है जिन टॉप, ऐसे होता है और वहाँ एक निकला रहता है तो उसको बोलते हैं जिन टॉप। बात समझ रहे हैं? इनको था, ये अपना पूरा लगा हुआ गए थे, हाथवा में बाघ नख जो आज भी रखा हुआ है, पिक्चर में भी सुने होंगे, ये हाथ में ले लिए थे। अफजल खां भी था कि आएंगे तो धोखा से मार देना है, इस तरह की बात था। बात समझ रहे हैं? ये भाप लिए थे और कृष्णराव भास्कर थे और ये तंबू के नीचे भेंट मुलाकात हुआ। और जैसे ही ये अफजल खां के मनसा को भाप लिए शिवाजी, ऐसे गले मिले और गले मिले वैसे मारना चाहा तब तक बाघ नख से उसका पेटवे फाड़ दिए। बात समझ रहे हैं? ये पिक्चर में भी देखे होंगे आप लोग। बात समझ रहे हैं? वहीं पे अफजल खां है, अरे यहाँ से पकड़े ना, बहुत लंबा चौड़ा था तो यहाँ से धो के पीछे से ऐसे धो के ऐसे पूरा खींच दिए। बात समझ रहे हैं? बाघ नख था हाथ में, से गले मिला गया ना, वो भी चाह रहा था कि मोटा ताजा था कि गले मल के दाब के ऊपर से मार दे। ये नाटे थे। बात समझ रहे हैं? ये ज़्यादा कद के नहीं थे, ये नाटे थे और वो था एकदम मतलब 7 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा एकदम। बात समझ रहे हैं? वहाँ ये मर गया। इतिहास में ऐसी घटना आप महाभारत में भी देखे होंगे। कहाँ? अरे एगो कीचक वध था, जहाँ ना सब ये गए थे, रुके हुए थे पांडव, ठीक, और द्रौपदी का वहाँ सैरेंद्री बनकर रह रही थी। आप नहीं देखे हैं? अज्ञातवास जहाँ एथी करते थे, हाँ, अज्ञातवास जहाँ गुजार रहे थे जिस राजा के यहाँ, तब 5 भाई वहीं पे रह रहे थे, वहाँ दासी बनकर रही थी। तो कीचक की कुदृष्टि पड़ी थी और वहीं पे, और वो कीचक वैसा था उस साम्राज्य का कि प्रधान सेनापति था, राजा महाराजा का नहीं चलता नहीं था, उस साम्राज्य का प्रधान वही था, जो चाहता था वही करता था, सार था शायद राजा जी का। आप समझ रहे हैं? और सेनापति था, बहुत बलवान था। तो जैसा ही मारे ना कीचक को भीम, तो उसको पता था पूरा एथी को, इस सब को, कौरव को, कि कीचक बहुत बलवान है और उसको हम लोग के अलावा और कोई नहीं मार सकता इस पृथ्वी पर। या तो भीम मार दे, या तो भीष्म पितामह मार दे, या तो कृष्ण मार दे, अर्जुन मार दे, और वो मर गया। अब इस सब को शक हो गया कि हो ना हो मारा वही है। अब षड्यंत्र किया, अभाद्य अज्ञातवास भंग कर दिया। बस समझे? कीचक वध के बाद हुआ। ठीक ऐसा ही जब अफजल खां मरा ना, बीजापुर में सन्नाटा हो गया, एकदम शांति कि जा, ये तो अफजल खां मारा गया, मतलब उसके सबसे तेज तर्राक ताकतवर बीजापुर के सेनापति मारा गया। मारा कौन है? एकदम समझिए कि रोंगटा रोंगटा खड़ा हो गया। इस तरह का बात हो गया कि ये मारा कौन उसको,
अफजल खां को, इसीलिए लोग डर रहे थे। ये बात पहुंची कहाँ? औरंगजेब के पास। वो भी परेशान हो गया कि कौन है बंदा भाई कि बीजापुर में तहलका मचा कर रखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद वो रुके नहीं, इसके बाद अफजल खां मारा गया है। समझ रहे हैं? ये मारा गया। अब बीजापुर में क्या हुआ? सन्नाटा। मिटा दें ये, थोड़ा सा ये मिटा देना। बीजापुर में सन्नाटा फैल गया। समझ रहे हैं? ये बात पहुंची कहां? मुगल में। इस सब घटना पर तो नजर तो होगा ही मुगलों का। ऐसा थोड़े है कि बीजापुर में क्या हो रहा है नजर नहीं होगा। तब राजनीति काहे के लिए, साम्राज्य काहे के लिए? बात समझ रहे हैं? बीजापुर में एकदम सन्नाटा, एकदम। इसके बाद भी रोके नहीं वो। ठीक, बात समझ रहे हैं? औरंगजेब 1663 में, ये कब की घटना है? 59। तो अब ये बात पहुंची औरंगजेब के बाद 1663 में औरंगजेब ने अपने एक आदमी को भेजा। क्या नाम था? सेनापति शाइस्ता खां। ये पूछता था, शाइस्ता खान को भेजा। बात समझ रहे हैं? किसको भेजा? ये शाइस्ता खां को भेजा ये कि जाइए सेनापति, अब देखिए कि ये है कौन बंदा। ठीक, और डायरेक्ट युद्ध हुआ। बात समझ रहे हैं? किसमें किसमें? मतलब शाइस्ता खां में औरंगजेब नहीं आया, शाइस्ता खां आया और डायरेक्ट युद्ध हुआ। शिवाजी पहले हारे। शिवाजी क्या हुआ इसमें? पहले हारे, फिर लड़ते लड़ते बाद में जीतने लगे। और जब जीतने लगे, शाइस्ता खां को जान बचाकर भागना पड़ा। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से मुगलों को हरा दिए। अरे शाइस्ता खां तो मुगलों का था, वो आया था, पहले हारे और फिर जीते, और ये जान बचाकर भागे। हाँ, फिर जीते और ये साहब जान बचाकर इनको भागना पड़ा युद्ध में। समझ रहे हैं? अब ऐसी घटना जब हो गई, उसके बाद का कि 64 में सूरत पर हमला कर दिए। और ये जहां हमला करते थे ना, इन लोग का मेन काम था कि अधीन करके, गुरिल्ला युद्ध करके वहां पर चौथ लगा देना। ठीक, बात समझ रहे? वॉरियर क्लास के थे। 1664 में ये सूरत पे हमला कर दिए और वहां के धन, वहां से धन बहुत ज्यादा इकट्ठा किए। बात समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? लिंक पकड़ रहे हैं ना? वहां से धन बहुत इकट्ठा किए सूरत में। अब ये घटना मुगलों के लिए चैलेंज हो गया। एक तो यहां से जान बचा के भागे, और ये यहां सूरत से क्या किए? धन इकट्ठा किए। धन इकट्ठा किए। ये सूरत था उस समय मुगलों के अधीन ना, तो मुगलों के लिए ये क्या हो गया? चैलेंज हो गया कि अरे भाई ये है कौन? अब 1665 में एक तो हार के आ गया है। 1665 में औरंगजेब ने, देखिए, अब कूटनीति तरीका अपनाया। वो तो हार के आ गया है, अब ये सोचा कि फिर जाओगे और डायरेक्ट हार गए तो किरकिरी हो जाएगा। हम हार गए तो पूरा साम्राज्य खत्म। अब यहाँ से कूटनीति, बात विचार का तरीका अपनाया और छल का अथी किया। बात समझ रहे हैं? तो ये तैयार किया औरंगजेब 1664 में। आमेर के शासक जय सिंह को भेजा। आमेर के शासक, आमेर के शासक जय सिंह को ना, हाँ, आमेर के शासक जय सिंह को भेजा और बोला कि जाइए संधि उंधि कीजिए। अब ये जय सिंह कूटनीति तरीका से शिवाजी को संधि करने के लिए राजी कर लिया।
और वही एक संधि हुई थी जो पूछा जाता है, नाम क्या है बता दो। वाह, वेरी गुड, पुरंदर की संधि। समझ रहे हैं? जय सिंह क्या किया? कूटनीति तरीका से संधि करने के लिए राजी। कूटनीति तरीका से संधि करने के लिए क्या किया? राजी कर लिए। और उस संधि का क्या नाम है? जो संधि हुआ तो मुगलों और किसके बीच? मराठों के बीच 1665 ईस्वी में हुआ जो संधि। कौन? पुरंदर की संधि। क्लियर है? अब ये पुरंदर की संधि उतनी गरिमापूर्ण थी नहीं, बात समझ रहे हैं? फिर भी शिवाजी ने किया, और शिवाजी क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। उनकी माँ बोली थी कि ऐसा मत करो, फिर भी शिवाजी ने किया, क्योंकि शिवाजी का मेन टारगेट क्या था बताओ? नहीं, बीजापुर। उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुआ? हाँ, जय सिंह और शिवाजी के बीच। एक तरह से मराठा कह लीजिए, एक तरह से मुगल कह लीजिए। जय सिंह और मराठा। हाँ, मुगल भी आए तो गलत ना है। हाँ हाँ, जो भी हो, आप क्वेश्चन इधर उधर करें तो ठीक। अब शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। इस संधि के अंतर्गत 35 किले में से 23 किले मुगलों को दे दिए। देख रहे हैं? अब उस समय इन किलों की आमदनी लगभग जो थी 4 लाख रुपया आया था। इस पर माँ उनकी बोली भी थी कि ऐसा मत करो, फिर भी किए। अब सुनो, इसके बदले में मुगलों ने 5000 का मनसब दिया। 5000 का मनसबदारी व्यवस्था बताएंगे। 5000 का क्या दिया? मनसब दिया। अरे उस समय ना जागीर वगीर दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र पर आप कीजिए। 5000 का बताएंगे हम बढ़िया से। 5000 का आप एक समझिए ना कि ओहदा है। जैसे आप आईएएस बना दिए, हम आप हमारे यहाँ है तो आईएएस बना दिए, वो पद दे दिए। उसी तरह का ये जितना ज़्यादा होता था उतना ज़्यादा ओहदा है। आप अभी फिलहाल के लिए सही समझिए। मगर ये शिवाजी को कबूल था नहीं। वो प्रकृति हम बताए नहीं थे, गरिमा कबूल नहीं करना, साहसी। तो ये बोले कि नहीं, हमको चाहिए नहीं, वो हमारे बेटे को दे दो। उनका बेटा का नाम संभाजी था, तो संभाजी को दिला दिए। ये किसको दिला दिए? संभाजी को। बात समझ रहे हैं? संभाजी को ये मिल गया। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 काम किए। तो किसके लिए किए? वो कहा गया कि आप जो है बीजापुर के खिलाफ मुगलों के तरफ से नेतृत्व करेंगे। इसी के लिए देख रहे हो, कहा गया शिवाजी नेतृत्व करेंगे किसके? बीजापुर के खिलाफ। और वहाँ मुगल शांत रहेंगे, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। नहीं समझ रहे हो? तो क्या मिला यहाँ से? बैठ। हाँ, मुगल का साथ मिल गया। किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ। अभी फिगर बताए थे कि आप क्या करेंगे? शिवाजी नेतृत्व करेंगे बीजापुर के खिलाफ। शिवाजी अरे अफजल खान का घटना देख नहीं रहे हो? करेंगे बीजापुर के खिलाफ। बुझाया? नेतृत्व करेंगे किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ। ये बात तय हो गई। अब देखिए धोखा कहाँ हुआ। ये बातें तय हो गई, मिटा दें। इधर ये वाला मिटा देते हैं। ये बोर्ड थी नहीं तो ये सारा बताओ हम एक एक फिगर पे बताते हैं। ठीक है, फिगर बना के आप लोग के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो फिगर बना के मुंह से बता देते हैं। ठीक। अब देखो धोखा किसने दिया किसको? धोखा क्या हुआ
कि 65 में बात हुआ, 1666 में ना ये शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं। ठीक, शिवाजी मिलने जाते हैं कहाँ? दिल्ली मुगलों के दरबार में। वही बतवा नहीं बता रहे हैं कि एक गजब की प्रकृति होती है गुलामी नहीं स्वीकार करना, अपमान नहीं स्वीकार करना। आप दिए हैं हमको, देखो बात को समझो, अगर आप दिए हैं, हम आपसे संधि किए हैं तो कुछ बोल दीजिएगा, हमारी गरिमा को नष्ट कीजिएगा, हमारा आदर सम्मान नष्ट कीजिएगा, ये कबूल नहीं था। चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो जाए। शिवाजी को रहेंगे, बराबरी से साथ रहेंगे, ना आप हमको दबाइए ना हम आपको दबाएंगे। बात समझ रहे हैं? आप समझो, आप एक तरह का पिक्चर भी देखे होंगे, तो आजकल पिक्चर में आ रहा था, ये सच्ची घटना है कि वो कौन सा था पिक्चर जो दक्षिण भारत का चला था, चंदन की लकड़िया वाला, पुष्पा। वो कह रहा है ना कि 5 लाख 1 लाख पर मिल रहा है। मेंटेलिटी देखो, 5 लाख मिल रहा है 1 करोड़ पर, कह रहा है कि नहीं हमको 4 टका दो। तो कहा है कि बड़ा मूर्ख है। तो बता रहा है मूर्ख नहीं है, इससे अपन पार्टनर हो गया, उससे नौकर रहते। 4 टका का ही है ना हम, मगर हम पार्टनर हैं, शेयर हैं आपके में। ये होता है बराबरी। आप काम किए, पैसा लो जाओ, इससे ज़्यादा मत बतियाओ, 10 लाख मिल जाए। नहीं समझ रहे हैं? इस तरह की बातें थी। तो संधि किए तो इसका मतलब झुक गए। एक होता भी है कि आदमी को मोरल डाउन करने के लिए बुलाओ और उल्टा सीधा बात करो और उसको डिमोलिश करो, जिससे उसका मनोबल गिर जाए, क्योंकि संधि तो कर चुका है। अब तो ऐसा ही कुछ घटना हुआ, इस दरबार में इनको डिसरेस्पेक्ट किया गया। यहाँ बुलाकर क्या किया गया? शिवाजी को अपमानित किया गया, अपमानित किया गया, डिसरेस्पेक्ट किया गया। बात समझ रहे हैं? अपमानित किया गया। और जैसे ही ये बैठे थे, ठीक, अब ऐसा कुछ बात हुआ, बैठे थे, अपमानित किया गया, अब शब्द बोला गया, नहीं स्वीकार है, वहीं तलवार खींच लिए और वहीं चल, मतलब स्टार्टिंग में तब तक कैद कर लिए। और औरंगजेब ने कहा कि कैद करो इस व्यक्ति को, पहले डालो इसको जेल में। मगर तो इनको वहीं पे तलवार खींच लिए, वहीं पे युद्ध हो जाता, कोई नहीं था, बस समझ, कोई आगे पीछे सेना नहीं, वहीं पे हो जाता। अब इसको बोलते हैं साहस। यही बोले थे बतवा हम, है इतना हिम्मत वहीं पे खींच देना तलवार, जबकि चारों तरफ से सैनिक भरे पड़े हैं। बात समझ रहे हैं? और गए हो दुश्मन के किला में, एक तरह से क्या ऐसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष तो हो रहा है। इसको बोलते हैं साहस। कि आदमी पैसा और ताकत होते हुए भी, आपके पास पैसा हो जाए ना, आप कोई पद मिल जाए तो भी साहस आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। वो आदमी लेकर ही पैदा होता है। बात समझ रहे हैं? वो गजब का चीज़ है। एक कभी अनुभूति कीजिएगा ना, जब आपके जीवन में आएगा डिसीजन लेने के लिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रकृति कैसी है। हम साहसी हैं, इतना बात ध्यान रखना। हम अपने आप की प्रकृति को जानते हैं कि हम साहसी नहीं, हम जानते हैं कि साहसी हैं अपनी प्रकृति को। मगर साहस और दुस्साहस में अंतर होता है ना, समझो बात को। दुस्साहस यहाँ से क्या हो जाएगा? हम जो चीज़ नहीं चाहते हैं अब वहीं करें, हम मतलब कुछ करना चाहते हैं अब वहीं करें, अब वहीं हमको कोई जेल में भेजवा दे, फंस जाए तो करते रह जाएंगे। तो लोकतांत्रिक तरीके से न किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से किया जाएगा। वही तो केजरीवाल का उदाहरण बताए। ऐसा कुछ काम कीजिए, मान लीजिए हमको छपरा में कुछ विरोधे करना है, तो जाकर पकड़ कर पीटने लगेंगे, उसका तरीका है। तो जाकर पकड़ कर पीटने लगेंगे, बहाना मिल जाएगा, पकड़ कर जेल में सड़ते रहे हम आराम से। तो ये है दुस्साहस। तो कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी होते हैं। जैसे आपको कहा जाए, दुस्साहस क्या होता है कि जैसे आपको सत्य बोलना अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि सब लोग सत्य बोले, सब लोग चोरी ना हो, मतलब पढ़े लिखे ना, चाहे करप्शन हटाना चाहते हो। तो कुछ लोग होता है कि अतिवादी होगा तो अब वहीं करो, तुरंत करो, आप तुरंत मारो पीटो, उसको सुधारो। ये अतिवादी है, फंस जाओगे, चल जाओगे जेल में, क्या कर लोगे। एक वो होता है साहस कि नहीं हम करेंगे, या कैसे करेंगे, या कैसे इसको दबाया जा सकता है, उसका एक तरीका होता है, एक मेथड होता है।
बात समझ रहे हैं? तो शिवाजी वहां तलवार खींच दी तो गलत नहीं है, क्योंकि वहां उस तरह की बातें थी कि तलवारें पर बात होता था और राजा खुद लड़ता था। बात समझ रहे हैं? अभी के युग में तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या क्या अपमानित किया गया, तलवार खींच लिए, इनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके कहाँ रखा गया? जयपुर महल में, आगरा में रखा गया। शिवाजी यहाँ क्या हो गए? शिवाजी को कैद किया गया और कहाँ रखा गया? जयपुर महल। है देखना, जयपुर महल मत कहना जयपुर में है, ये आगरा में है। कहाँ है जयपुर महल? आगरा में। बात समझ रहे हैं? अब ये बताओ कि पुरंदर की संधि के लिए कौन राजी किया था जी? अब या कैद हो गए तो जय सिंह को खलेगा कि नहीं? वो तो गिल्टी है ना जी, मन में तो कचोटेगा। जय सिंह के कहने पर जय सिंह के कूटनीति तरीका से राजी हुए थे, समझाया बुझाया होगा कि चलो कर लीजिए पुरंदर की संधि ना। उसके कहने पाए। इसमें औरंगजेब का क्या था? आप किसी को भेजे, किसी को कैसे जैसे मना कर लाया, उधर के अपमानित कर दीजिए। भले जय सिंह कुछ कर नहीं सकता था, मगर मन में तो रह जाएगा ना। बात समझ रहे हैं? इस तरह की घटना एक पिक्चरों में देखे थे हम। और इसमें क्या बोलते हैं, अपहरण पिक्चर देखे थे हैं? अपहरण का लास्ट सीन याद है? जो अपमानित किए थे आईपीएस को, परवेज आलम ऐसे मार के। हाँ, याद आ रहा है कि है डॉक्टर वाला पिक्चर वाला बात बता रहे हैं। वही मौत का कारण बना, वही जाकर बंदूकवा दे दिया था मार देने के लिए। आप अच्छा पिक्चर तो देखोगे नहीं, ठीक? बात समझ रहे हैं? तो इस तरह की, तब ये उन्हीं के जय सिंह के मदद से जैसे तैसे, बात समझ रहे हैं, फल के और फूल के टोकरी में बैठ के यहाँ से निकल गई। हैं? अंडा के कुछ में हो, टोकरी में बैठ के यहाँ से जय सिंह की मदद से यहाँ से क्या हो गए? फरार हो गए। यहाँ से क्या? फरार। अब इनके पास क्या ऑप्शन था बताओ? नहीं, फरार हो गए। पहले जाके अपना साम्राज्य स्थापित किए और राज्याभिषेक किए और मराठा साम्राज्य बना दिए। तो 1600, हाँ देख रहे हो घटना, 1674 में अपना क्या किए? मराठा, अभी तक साम्राज्य नहीं था, मराठा साम्राज्य की स्थापना की। हो गया स्थापना, मतलब अपना एगो बन गया कि चलो अब वो तो रहा नहीं, अब जो करेंगे हम ही करेंगे, अपने से करेंगे। मराठा साम्राज्य। अब यहां से पूछता है कुछ क्वेश्चन, देख नहीं रहे हो? यहां से निकल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहे, ठीक? हाँ। नहीं उतना नहीं, ऐसे पहले निकल गए होंगे। इसके सेना वना तो पहले से था ही, बस। हाँ, सेना वना था। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ किए? तो रायगढ़ के किले में। कहाँ किए ये? रायगढ़ के किले में ये अपना मराठा साम्राज्य बना दिए। और इनका राज्याभिषेक किसने किया था? तो पंडित के वो काशी थे, मतलब पंडित थे एक काशी के विद्वान, पंडित गंगा भट्ट। हाँ, पंडित काशी के विद्वान थे ये। राज्याभिषेक जिसे किसने किया था? पंडित गंगा राव ना, पंडित गंगा भट्ट, राय नहीं भट्ट, पंडित गंगा भट्ट। ये पूछता है। और वहीं से हुआ कि जो यहाँ के राजा होंगे मराठा साम्राज्य के, उनके राजा को छत्रपति के नाम से जाना जाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब राजा का अलग नाम दिया गया, छत्रपति। अब समझो बात को, क्लियर हो रहा है, बुझा रहा है कि छत्रपति के मिटा दे इधर वाला। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछता है वो ध्यान दो।
अब किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। का एक तो राजस्व, एक राजा और उसके मंत्री, और एक मजबूत सेना। मराठा साम्राज्य, ठीक। तो देखो, एक तो क्या चाहिए, राजस्व चाहिए, छत्रपति ना, इनके मंत्री, तो इनके 8 मंत्री परिषद बनाया गया, अष्टप्रधान बनाया गया ना, अष्ट मंत्री मंडल बनाया गया, 8 गो ना। वो पूछता है 8 मंत्री मंडल, और सेना तो इनके पास थी ही पहले से ना, पहले से सेना थी। यही 3 चीज चाहिए उस समय के मांग के अनुसार। तो राजस्व ये 2 तरीका से उसीलते थे। कैसे जी? एक तो टैक्स और एक सरदेशमुखी। 2 टैक्स, एक तो चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। इससे इनका पैसा आ जाता था। चौथ क्या होता था ना, कि जिस साम्राज्य को ये जीतते थे उसको रहने देते थे, और चौथ लगा देते हैं, मतलब जितना आय है उसका 1/4 हिस्सा दे दीजिए। और सरदेशमुखी वो लैंड लॉर्ड पर लगता था, जिसका जमीन है उस पर चौथ लगता था। बात समझ रहे हैं? यही जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके सरदेशमुखी लगता था। ये पूछता है कि चौथ कहाँ लगाता है। अब 8 मंत्री मंडल में जो बना उसको ध्यान रखिएगा। पहला क्या था जी? पहला क्या था? हाँ, अष्ट में वो याद चाहिए। पहला पेशवा, पेशवा का एगो पद बना, ये अपने हिसाब से प्रधानमंत्री कह लीजिए, प्रधानमंत्री। पहला पद क्या था? पेशवा का। ये पूछता है। एक अमात्य बना, ये पद सृजन हुआ, 8 को याद रखना है। और मात्य, ये अपने हिसाब से वित्त मंत्री कह लीजिए। अमात्य मतलब फाइनेंशियल चीज रखते थे। मजुमदार होता है, वित्त समझिए ना, वित्त का मामला अमात्य। अमात्य राक्षस सुने भी होंगे ये, ठीक। एक सुमंत बना, सुमंत, ये है क्या? विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। ये पूछता है कि सुमंत जो था मराठा साम्राज्य में क्या थे? क्या थे जी? विदेश मंत्री। और क्या बना? वाकिया नवीस। चौथा क्या था? वाकिया नवीस। ये क्यों था? अपने हिसाब से क्या है? हाँ, दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही, मतलब दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही, प्रतिदिन की कार्यवाही को देखेंगे। ये वाकिया नवीस। आज जो आप पत्र वाला कह रहे हैं उसका चिटनीस बना था। हाँ, ये 5वां जो था का चिटनीस, मतलब ये डिपार्टमेंट है कि आप चिटनीस मंत्री से पूछ लीजिए, राजकीय पत्र व्यवहार जो करना है ना। अब एगो बना क्या चीज? सरे नौबत। हाँ, सर ए नौबत, सर ए नौबत, सेना का प्रधान।